मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था संज्ञा से अव्यय तक, इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा ये पार्ट नंबर 4 है। इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है क्रिया से। पहले परिभाषा की, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी क्रिया हो जाएंगी। क्लियर। अगला आपका लिखा हुआ है धातु। तो धातु क्या होता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु। ये तो हो गई धातु। अगर हम आगे बात करें तो देखिएगा, प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। समझ गए आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है, तो ना प्रत्यय। अब देखिएगा, पहचान लिखी हुई है कि धातु पहचानने का अक सरल सूत्र है। क्या है? अक। दिए गए वाक्यांश में ना लगाकर देखें और यदि ना लगाने पर क्रिया बने तो समझ जाना चाहिए कि वह शब्दांश धातु है। धातु के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होती है आपकी मूल धातु, एक होती है आपकी यौगिक धातु। एक मूल धातु, एक होती है आपकी यौगिक धातु। अब देखिए, मूल धातु क्या होती है इसको समझिएगा कि यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। जैसे जा, खा, पी, रह आदि, ये क्या होती है? ये होती है मूल धातु। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। अगला आपका है आपका यौगिक धातु। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। अगर हम लोग बात करें कि यौगिक जो धातु होती है वह कितने प्रकार की होती है, तो वह होती है आपकी 3 प्रकार की होती है। और ये कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, हमें इनके बारे में समझना है। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिएगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, ये पढ़ेंगे कि प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं किससे बनती हैं? अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। ठीक है, आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। ये आपसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए, तो मूल धातु लिखी है, प्रेरणार्थक धातु लिखी हुई है। जैसे उठ में लगा दिया ना, तो हो जाएगा उठाना या उठवाना। ठीक है, या दे ना लगा तो दिलाना या दिलवाना, ये प्रेरणार्थक हो जाएगा। समझिएगा आप लोग। जैसे मूल धातु क्या लिखा हुआ है इसको समझिएगा, उठना। तो देखिए, प्रेरणार्थक बनाएंगे तो उठाना हो जाएगा, आना लगा दिया, या उठवाना। ठीक है, ये बन गया आपका। एक आपकी हो जाएगी आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, ये हो जाएगी आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, और ये उठवाना क्या हो जाएगी आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। क्लियर हुई बात ना? क्योंकि यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है वो समझिएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप लिख दिया है इन्होंने कि आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक। तो देखिए, उठ में ना, ये तो हो जाएगा उठना, ये हो जाएगा उठाना, आना आ गया, उठवाना, वाना आ गया। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसको समझना है, इसी हिसाब से समझेंगे आगे को भी हम। देखिए, आगे भी आपके लिखा हुआ है, जैसे देना का क्या हो जाएगा, दिलाना, आना, और दिलवाना, वाना आ गया तो हो जाएगा ये द्वितीय प्रेरणार्थक और ये प्रथम प्रेरणार्थक। करना का कराना, करवाना, सोना का सुलाना और सुलवाना, खाना का खिलाना और खिलवाना, पीना का पिलाना और पिलवाना। क्लियर। आगे अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपके सामने यहाँ पर है, यौगिक क्रिया क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, खा लेना,
उठ बैठना, उठ जाना। ये हो जाएगी आपकी यौगिक क्रिया। जब दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जो यौगिक क्रिया बन जाती है, आपने समझ लिया एग्जाम्पल भी। अगर हम लोग बात करें, अगला आपका है नाम धातु। तो नाम धातु में क्या है, इसको समझिएगा कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे गली से गलियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, ठंडा से ठंडाना। तो ये हो जाएगी आपकी नाम धातु क्रिया। क्लियर हुई ना बात। अगर हम लोग आगे समझें तो अगला लिखा हुआ है आपका, देखिए वो तो हो गया उसके आगे। अब आपका है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब देखिए हम समझेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बात हुई यहाँ पर क्लियर एक, कि सकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे राम फल खाता है, तो इसमें खाना क्रिया के साथ फल क्या है? कर्म है। सीता गीत गाती है, तो सीता तो गाना है, क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। और इसके साथ गीत क्या हो जाएगा? आपका ये कर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक, जिसके साथ कर्म हो, कर्म की संभावना हो। ठीक है। मोहन पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनती है। यहाँ पर देखिए मोहन पढ़ता है, तो देखिए पुस्तक की क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ सकता है, तो उसकी संभावना हो। यहाँ पर स्पष्ट करा है कि जिस क्रिया के साथ, समझो फिर से एक बार, कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तो संभावना है कि मोहन पढ़ता है, इसमें क्या पढ़ता है? कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मतलब कर्म क्या है? पुस्तक की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। अगर हम लोग अकर्मक क्रिया की बात करें तो ये समझिएगा कि अकर्मक क्रिया के साथ अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। समझिएगा कि अकर्मक क्रिया जो है, तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे समझिएगा राधा रोती है, कर्म का अभाव है तथा रोती है क्रिया का फल राधा पर पड़ रहा है। ठीक है, मतलब रोती है राधा पर ही, मतलब कर्ता पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। मोहन हंसता है, तो कर्म का यहाँ पर भी अभाव है, हंसता है क्रिया का फल जो है मोहन पर पड़ रहा, तो हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। रोना हंसना ही अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए पहचान देखिएगा, पहचान भी आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको देखिएगा। पहचान देखिएगा कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होती है। क्या, कौन से प्रश्न करें? क्या और किसको। यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और यदि ना मिले तो अकर्मक है। क्लियर। क्या और किसको। राम फल खाता है, प्रश्न कीजिएगा इसमें, राम क्या खाता है? तो राम फल खाता है। राम किसको खाता है? तो राम फल को खाता है, मतलब फल मिल गया उत्तर में। प्रश्न करने पर राम क्या खाता है? उत्तर मिलेगा फल, अतः खाना क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। क्लियर बात। बालक रोता है, तो बालक क्या रोता है? कुछ उत्तर मिला? नहीं मिला। बालक किसको रोता है? कोई उत्तर मिला? नहीं मिला। तो रोना क्या हो जाएगी? एक आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मतलब जिसको पढ़ने से, जिसको क्या या किसको करने से अगर हमें प्रश्न का उत्तर मिलता है, तो समझिएगा वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, और प्रश्न का अगर उत्तर नहीं मिलता है तो सकर्मक क्रिया नहीं होगी, इसका मतलब अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, आगे और देखिएगा। क्रिया के कुछ भेद निम्नवत हैं। क्रिया के आपको यहाँ पर कुछ भेद दे रखा है, कुछ भेद निम्नवत है, हमें इनको भी सही तरीके से समझना है। जैसा आपका है सहायक क्रिया, आपने पढ़ा हो हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जो सहायक क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया, तो ये हूँ क्या हो जाएगी? आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। या वे हंस रहे थे, तो हंसना मुख्य क्रिया आपकी है, हंसना, और रहे थे हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर, ये छोटी सी बात है।
आगे आपका है कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। समझ गए कि जब कर्ता जो भी काम करने वाला है यदि एक क्रिया को समाप्त कर देता है और दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है तो जो पहली क्रिया से समाप्त की थी उस क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो यहाँ भोजन करके यदि हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, जिसने करने के बाद उसने दूसरी क्रिया सो जाना संपन्न किया। मतलब राम ने क्या किया, यहाँ पे देखो दो क्रियाएं हैं, राम भोजन करके सो गया, एक तो सोया है, एक भोजन किया, उसने भोजन किया, तो भोजन किया एक क्रिया हो जाएगी, एक सो गया, तो पहला काम क्या हुआ इसमें, भोजन किया ना पहले उसने, तो पहली क्रिया जो हो जाएगी उसे कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो भोजन किया ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्लियर हुई बात। अगला आपका है कि नाम बोधक क्रिया क्या होती है। नाम बोधक क्रिया क्या होती है कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। किसके साथ, संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा लाठी लिखा हुआ है, क्रिया मारना जोड़ा तो हो जाएगा लाठी मारना, ये हो जाएगी आपकी नाम बोधक क्रिया। रक्त प्लस खोलना तो हो जाएगा रक्त खोलना, ये हो जाएगी नाम बोधक। या दुखी प्लस होना तो हो जाएगा दुखी होना। पीला पड़ना मतलब पीला पड़ना, ये बन जाएगा आपका, ये क्या बन पड़ जाएगा, ये आपका बन जाएगा नाम बोधक क्रिया। तो इस हिसाब से आपकी बनती है नाम बोधक क्रिया। कब बनती है कि जब संज्ञा या विशेषण, ये संज्ञा या विशेषण कौन सा हो कि जब संज्ञा हो या विशेषण हो, जब इसके साथ जब क्या क्रिया अगर जोड़ दी जाए तो वो क्या बन जाता है, आपका नाम बोध क्रिया बन जाती है। क्लियर हुई ना बात। और अगर हम लोग आगे समझे तो आपका आगे लिखा हुआ है द्विकर्मक क्रिया। क्या लिखा हुआ है इसको समझना। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया इसको पढ़ने से मिलता है कि जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक मतलब जिसमें दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिसमें दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो देखो छात्रों और हिंदी, तो यहाँ पे कर्म कितने जाएंगे, दो, एक छात्रों एक हिंदी। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, तो राम और थप्पड़ ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा, दो कर्म यहाँ पे हो जाएंगे। कर्म प्लस को या से को अप्रधान या गौड़ कर्म एवं कर्म को या से को प्रधान कर्म कहते हैं। अब इसको देखना है, जैसे पहले वाक्य में लिखा छात्रों को, तो अप्रधान कर्म और हिंदी प्रधान कर्म है, तो इसको समझना है थोड़ा सा हमें, बस इसको समझते हुए थोड़ा सा चलना है कि यहाँ पर आपके दो हैं, एक प्रधान एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रधान एक हो जाएगा अप्रधान या गौड़ कर्म, तो इसको भी थोड़ा सा हमने यहाँ पर समझना है। अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बात करें तो आपका लिखा हुआ है संयुक्त क्रिया। क्या लिखा हुआ है, संयुक्त क्रिया क्या होता है, तो इसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है कि हमें संयुक्त क्रिया का भी नॉलेज होना चाहिए। तो देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है, ये देखो कि जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कोई क्रिया है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, दो से मेरा खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा, या मैंने किताब पढ़ ली। जब दो क्रियाएं मिलती हैं तो बनती है संयुक्त क्रिया। ये भी बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। अगर हम लोग आगे समझें थोड़ा सा तो इसको भी समझिएगा आप। जैसे और लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखिएगा कि वह खेलती कूदती रहती है, आप आते जाते रहिए, चिड़िया उड़ा करती हैं, अब त्यागपत्र दे ही डालो। तो ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़े थे चार, चार आगे पढ़ ले, आपकी संयुक्त क्रिया यहाँ पर हुई। आगे आपका लिखा है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जब कोई भी क्रिया जो है वो संज्ञा के तरह किस में आती है, व्यवहार में आती है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो क्या हो जाएगी, यह क्रियार्थक संज्ञा, मतलब क्रिया है वो संज्ञा के रूप में ही प्रयोग में आ रही है। या देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, तो मरना जो हो जा रही है वो क्रियार्थक संज्ञा के रूप में यहाँ पर यूज हो रही है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसके प्रकार भी पढ़ लिए। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्रिया के संबंध में वाच्य और काल भी विचारणीय है। क्या चीज़, वाच्य और काल भी जो है वो विचारणीय है, इनको पढ़ना है। वाच्य को पढ़ेंगे पहले हम, फिर हम पढ़ेंगे काल को भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो पहले वाच्य को अगर समझें, वाच्य क्या होता है इसको समझना पहले जरूरी है हमारे लिए। तो वाच्य देखिएगा क्या होता है, वॉइस, आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा होगा इंग्लिश में, वही हिंदी में वाच्य होता है। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है,
जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। ठीक है, किसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव, इनमें से किसकी प्रधानता है ये पता लगता है। और वाच्य के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। पहला आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसको देखिएगा, ये है आपका कृतवाच्य, एक्टिव वॉइस। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। क्या पता लगता है? कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। किससे? सकर्मक से ही बनता है और अकर्मक से ही बनता है। जैसे राम ने दूध पिया, या सीता गाती है, या मैं स्कूल गया। तो जाएगा आपका कर्तवाच्य, एक्टिव वॉइस वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कर्ता की प्रधानता, ये कर्ता है ना, इसकी प्रधानता है। अगर हम लोग आगे बात करें, लिखा हुआ है आपका सामने यहाँ पर कर्मवाच्य। क्या लिखा है? कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। यह वाच्य जो है सकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई। तो ये कर्म से ही जब वाक्य बनता है, मतलब कर्म क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे अगर आपको वाक्य पढ़ने पे क्या पता लगेगा कि लेख लिखा गया, ये कर्म है ना। क्या लिखा गया? लेख लिखा गया, पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, ये कर्म हो जाएगा, गीत गाया गया। तो इसकी प्रधानता जब हो तो आपका कर्म वाच्य होता है। और अगले हम बात करेंगे भाववाच्य की। तो भाववाच्य को भी समझिएगा थोड़ा सा, कि भाववाच्य होता है कि क्रिया का वह रूपांतर भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, ये हो जाएगा भाववाच्य। उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपके भाववाच्य। क्लियर हुआ ना। आगे आपका है कि वाच्य, वाच्य का के प्रयोग हैं कि वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता, कर्म या भाव का। इस आधार पर 3 प्रकार के प्रयोग माने जाते हैं कि वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता, कर्म या भाव का। इस आधार पर 3 प्रकार के प्रयोग माने गए हैं। कौन कौन से? एक कर्तरी प्रयोग। कौन सा एक है? कर्तरी प्रयोग। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों तब कर्तरी प्रयोग होता है। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों तब कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम के अनुसार क्रिया लगी है, तो यहाँ पे कर्ता अनुसार लगी है, तो इसे क्रिया कैसे? कर्ता अनुसारी हो जाएगी। सीता आम खाती है, तो सीता के अनुसार क्रिया लगी है, तो क्रिया कैसे हो जाएगी? कर्ता अनुसारी। यही होती है कर्तरी प्रयोग। अगर हम आगे बात करें तो आपके सामने अगला लिखा हुआ है कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग क्या होता है कि जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिए, कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे राधा ने गीत गाया, तो गीत के हिसाब से लगा ना, राधा ने गीत गाया, तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार पुल्लिंग है। मोहन ने किताब पढ़ी, तो क्रिया जो है पढ़ी वो किताब मतलब कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग है। कर्म है आपकी किताब, तो किताब के हिसाब से क्या? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर कर्म के, यहाँ पर बात किसकी हो रही? कर्म की। तो हमें सिर्फ इस कर्म को ही यहाँ पर इसको सुटेबल तरीके से इसको समझना है और देखना है। इससे पहले हम लोगों ने कर्ता वाला पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पर कर्ता पर विशेष ध्यान दिया था। और अब हमें पढ़ना है यहाँ पर भाव वाला भी पढ़ेंगे, लगभग भाव्य प्रयोग। तो हम लोग भाव्य प्रयोग को भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसको देखिएगा आप लोग। ये भाव्य प्रयोग क्या है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में हो तब भावे प्रयोग होता है। जैसे अब देखिए, जैसे क्या है यहाँ पर, राम से रोया नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता, लड़कों से रोया नहीं जाता। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भावे प्रयोग। क्लियर हुआ ना। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इन तीनों वाक्यों में कर्ता के बदले पर भी क्रिया अपरिवर्तित तथा वह पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में भी में है, अतः ये भावी प्रयोग है। मतलब समझ लीजिए आपने कि इन तीनों वाक्यों में, ये तीनों जो वाक्य लिखे हैं इन वाक्यों के लिए बता था यहाँ पर कि कर्ता के बदले पर भी क्रिया, कर्ता को बदल दिया, राम था, सीता था, लड़का था, बदलने पर भी क्रिया अपरिवर्तित, क्रिया में कोई यहाँ से चेंजमेंट ही नहीं हुआ है।
तो वह पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में है, अतः ये भावे प्रयोग है। क्लियर हुआ ना यहाँ तक बात? तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक शुरू होगा काल। क्या शुरू हो जाएगा? काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये हमारा काल रहेगा यहाँ पर और अव्यय रह गया है। तो देखिएगा आपके सिर्फ यहाँ पर अब 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो देखते हैं, थोड़ा सा काल को हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको मिलेंगे अगला पार्ट, ठीक है, पार्ट नंबर 5, और उसके बाद मिलेगा आपको एक टेस्ट। तो देखिएगा काल को पढ़ेंगे फिर थोड़ा सा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णतः अथवा अपूर्णतः का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब देखो काल के 3 भेद होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। वर्तमान काल जानते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है। वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है। इसके 5 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5। एक सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा हुआ है सामान्य वर्तमान यह पढ़ता है, तात्कालिक वर्तमान यह पढ़ रहा है, पूर्ण वर्तमान वह पढ़ चुका है, काम पूरा हो चुका है, संदिग्ध वह पढ़ता होगा, क्लियर नहीं ना, संदेह है, डाउट है अभी, और संभाव्य है वह पढ़ता हो सकता है वह पढ़ता हो, ये संभाव्य है। तो इसका आप लोग सेंटेंस अब देख कर आप लोग उसका हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है, किस हिसाब से है ये। आगे बात करेंगे, हम लिखा हुआ है भूतकाल। इसको समझिए आप लोग कि भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। इसके 6 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? इसके भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, इसके 6 भेद हैं। भेद कौन कौन से हैं? आसन्न भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मदभूत। आपको एक बात तो बता दें, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। डायरेक्ट पूछता है, ऐसे पूछेगा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। सामान्य भूत क्या है? कि सीता गई, ये तो सिंपल हो गया, प्रेजेंट टेंस, वो पास्ट टेंस। अगला है कि आसन्न भूत क्या होता है? कि सीता गई है। अब देखो है आ गया, ये नहीं कहेंगे आप लोग कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, सीता गई है, ये आसन्न भूत है। पूर्ण भूत क्या है? सीता गई थी। अपूर्ण भूत सीता जा रही थी, पूरा नहीं हुआ ना, सीता जा रही थी। संदिग्ध भूत क्या है? सीता गई होगी, क्लियर नहीं है ना, संदेह है, डाउट है यहाँ पर। और हेतु मदभूत सीता जाती, सीता जाती मतलब क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, ठीक है, सीता जाती, ये हो जाएगी आपकी हेतु मद, कंडीशनल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अब भविष्य काल के बारे में यहाँ पर। अब देखो भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्य काल से होता है। इसके 3 भेद हैं। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मद भविष्य। राम पढ़ेगा, सामान्य हो जाएगा। संभव है राम पढ़े, तो संभाव्य हो जाएगा, भविष्य वाली ये संभाव्य हुई। और हेतु मद क्या है? कि छात्रवत मिले तो राम पढ़े। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है, मतलब जब एक दूसरे पर डिपेंड करता है तो वहाँ पे क्या होता है? हेतु मद भविष्यत। तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका है कि क्रिया का पद परिचय। क्या लिखा हुआ है? क्रिया का पद परिचय लिखा है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है कि क्रिया का पद परिचय क्या है, ये देखिएगा। अगर हम लोग समझें यहाँ पर तो उसको समझिएगा थोड़ा सा कि क्रिया के पद परिचय में क्रिया का भेद, वाच्य, लिंग, पुरुष, वचन, काल और स्व शब्द जिससे क्रिया का संबंध है बतानी चाहिए। तो ये होता है क्रिया का पद परिचय, मतलब सारी चीज़ों का हमें परिचय पता होना चाहिए। जैसे आपके सामने यहाँ पर 2 चीज़ वाक्य लिखे हुए हैं कि राम ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में अगर हम देखें तो पढ़ी यहाँ पे क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। और कैसी क्रिया है ये बताना है। तो देखिए ये क्या पढ़ा, क्या किसको पढ़ने से क्वेश्चन में अगर जवाब मिले तो पता होता है सकर्मक होती है, तो क्या पढ़ी है? तो पुस्तक पढ़ी, तो जाएगी सकर्मक। क्या या किसको, फिर ये सकर्मक हो जाएगी, ये कर्मवाची, क्योंकि कर्म की प्रधानता है, पुस्तक पढ़ी तो कर्म की प्रधानता है। ये पुस्तक क्या है? एक स्त्रीलिंग है, ये हो जाएगी एक वचन है, अन्य पुरुष है, सामान्य भूत है यहाँ पर, और कर्म पुस्तक से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हो गई। मोहन कल जाएगा, तो जाएगा क्या है आपका? यहाँ पर जाएगा आपकी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, कर्तवाच्य है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष, सामान्य भविष्यत,
कर्ता मोहन से संबंधित, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे आगे आपका लिखा हुआ है अव्यय, क्या लिखा हुआ अव्यय लिखा हुआ है, इसको हम लोग कवर करेंगे पार्ट नंबर 5 में। पार्ट 5 में इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोगों ने यहाँ पर 4 पार्ट बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट पार्ट 5 में, ठीक है।